वेलकम टू द थर्ड क्लास ऑफ पार्टनरशिप। तो बेसिकली जो लास्ट क्लास में हमने किया था उसको थोड़ा सा हम रिवाइज कर लेते हैं, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं कहाँ से हमने छोड़ा था। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक बार आपको पूरा चैप्टर एक बार रिवाइज करा देता हूँ। बेसिकली हमने पार्टनरशिप की डेफिनेशन की थी, सेक्शन 4 में दी हुई है। पार्टनरशिप इज़ द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स। पर्सन्स मतलब दो या दो से ज़्यादा पर्सन्स। पर्सन्स कौन नहीं हो सकते? माइनर नहीं हो सकता, एक पर्सन जो अनसाउंड माइंड है वो नहीं हो सकता, और एक पर्सन जो कि डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ है वो नहीं हो सकता। सेकेंडली 50 की मैक्सिमम लिमिट है। लिमिट कहाँ पे लिखी है? रूल 10 ऑफ कंपनीज रूल्स 2014। जब तक आप मेरे साथ साथ नहीं बोलोगे तब तक आपके अंदर वो चीज़ इंटरनलाइज नहीं होगी, तब तक याद नहीं होगी। जब मैं बोल रहा हूँ साथ साथ रिपीट करोगे तो ही चीज़ होगी। ठीक है, उसके बाद आता है 50 की लिमिट किस पर नहीं लगती? प्रोफेशनल्स पर नहीं लगती। कौन से प्रोफेशनल्स? जैसे कि डॉक्टर्स हो गए, लॉयर्स हो गए, सीए हो गए, सीएस हो गए, इनके ऊपर ये रूल नहीं लगता। ठीक है, हु हैव एग्रीड। एग्रीड का मतलब एग्रीमेंट होना चाहिए। एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है, एग्रीमेंट रिटन भी हो सकता है। रिटन एग्रीमेंट को क्या कहते हैं? पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? कंपलसरी है या नहीं है? कंपलसरी नहीं है, लेकिन ऐसा क्यों कहते हैं कि पार्टनरशिप डीड होनी चाहिए? उसके दो रीज़न है। एक तो अगर आपस में डिस्प्यूट हो गया वो सेटल करने में हेल्प होता है, और सेकेंडली कोर्ट में एक प्रूफ की तरह काम करता है। ठीक है, फिर हम बात करेंगे टू शेयर प्रॉफिट्स। प्रॉफिट्स का मतलब लॉसेस भी होते हैं। इसमें लॉसेस वर्ड हिडन है। कैसे? प्रॉफिट्स का मतलब लॉसेस को एक नाम दिया हुआ है नेगेटिव प्रॉफिट्स, तो उसे कहते हैं लॉसेस ऑफ अ बिजनेस। बिजनेस मतलब बिजनेस जो होना चाहिए वो लीगल होना चाहिए, चैरिटी वर्क नहीं होना चाहिए, को ओनरशिप या को जॉइंट ओनरशिप नहीं होनी चाहिए। मतलब लैंड परचेज करके उसमें आपस में रेंट डिस्ट्रीब्यूट करे, दैट इज को ओनरशिप, दैट इज नॉट अ बिजनेस। ठीक है, कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। मैं आपका प्रिंसिपल, आप मेरे एजेंट, मैं आपका एजेंट, आप मेरे प्रिंसिपल। ठीक है, मतलब मेरे एक्ट्स आपको बाइंड करेंगे, आपके एक्ट्स मुझे बाइंड करेंगे। पार्टनरशिप और पार्टनर्स अलग है अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन जब हम लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो पार्टनर्स और पार्टनरशिप एक ही माने जाएंगे। अगर कुछ पार्टनरशिप ने गलत किया तो केस पार्टनर्स के ऊपर होगा। क्या कंपलसरी है? ये हमने बात कर ली है। पार्टनरशिप डीड का मतलब रिटर्न होना कंपलसरी है। ठीक है, ये चीज़ पूछी जाती है। माइनर के बारे में मैंने आपको बताया था, माइनर पार्टनरशिप बना नहीं सकता, लेकिन माइनर पार्टनरशिप में एडमिट हो सकता है ओनली फॉर बेनिफिट। बेनिफिट का मतलब ओनली फॉर प्रॉफिट्स। सारे डिसीजन मेजॉरिटी बेसिस पे लेते हैं। कोई भी चीज़ हो मेजॉरिटी बेसिस, 50% से ज़्यादा, 50% भी नहीं, मोर देन 50% अगर कोई चीज़ हो रही है, वोटिंग हो रही है, मोर देन 50% वोटिंग आई है, तो जाके वो चीज़ हम क्या करेंगे? हम उसके लिए हाँ भरेंगे, वो चीज़ होगी। लेकिन किसी पार्टनर को एडमिट कराना है, एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, उस केस में सबकी हाँ होनी चाहिए। यूनानिमस मतलब सबकी हाँ होनी चाहिए। रजिस्ट्रेशन फॉर्म कराना कंपलसरी नहीं है, रजिस्ट्रेशन करना ऑप्शनल है, लेकिन रजिस्ट्रेशन करा लेना चाहिए। क्यों? जस्ट सिंपल सा रीज़न है, अगर मेरे साथ कुछ गलत हुआ मैं किसी के ऊपर केस नहीं कर सकता। अगर सब पार्टनर मिलके मुझ पार्टनर के ऊपर जुल्म कर रहे हैं तो मैं उनके ऊपर केस नहीं कर सकता। तो ये सब चीज़ें होती है, इतना याद करने की ज़रूरत नहीं है। ये पहली बात तो बुक में भी नहीं दिया हुआ, और दूसरा इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है। बस सिंपल सी बात है, रजिस्ट्रेशन कराना भी ऑप्शनल है, पार्टनरशिप डीड होना भी ऑप्शनल है। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो प्रॉफिट कैसे शेयर करेंगे? प्रॉफिट हम इक्वली शेयर करेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सैलरी, कमीशन, ये सब चीज़ें नहीं देंगे अगर कोई डीड नहीं है, या फिर ओरल है लेकिन लड़ाई नहीं हुई तो। ठीक है, पार्टनर ने अगर लोन दिया है और लड़ाई हो गई या कुछ भी हमने एग्रीमेंट नहीं किया हुआ, डी पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट, वर्ड ये आता है, क्वेश्चन क्या आता है? पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट, तो उस केस में क्या करेंगे? हम 6% पर एनम के हिसाब से देंगे। ये पर एनम वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। पर एनम वर्ड की वजह से बच्चे जनरली फंस जाते हैं क्वेश्चन करते टाइम। अगर एक पार्टनर फर्म के पैसे यूज करता है और उससे प्रॉफिट कमाता है तो वो पैसे भी देने पड़ेंगे प्लस प्रॉफिट भी देना पड़ेगा। और लेकिन अगर लॉस चलता है, लॉस उसका, अगर फायदा हुआ तो फायदा फर्म का। उसके बाद हमने बात की थी चार्ज की और अप्रोप्रिएशन की। बेसिकली चार्ज का मतलब मैंने बताया था काटना, अप्रोप्रिएशन का मतलब होता है बांटना। मैंने एक चीज़ बताई थी, हर कोई चीज़ जो मैं पार्टनर को देता हूँ, दो चीज़ें छोड़ के, दो चीज़ों के बारे में आज मैं डिस्कस करूंगा। हर वो चीज़ जो मैं पार्टनर को देता हूँ वो हर चीज़ अप्रोप्रिएशन है। पार्टनर को कुछ भी दो अप्रोप्रिएशन है। पार्टनर मतलब एक जनरल स्टेटमेंट आपके माइंड में होनी चाहिए, अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्यों बना रहे हैं? पार्टनर को कुछ भी दे रहे हो ना, मतलब आपस में कुछ ना कुछ बांट रहे हो ना, दैट इज नोन एज अप्रोप्रिएशन, उसे कहते हैं बांटना। ठीक है, लेकिन बाहर वाले को कुछ भी दो, मतलब पार्टनर के अलावा किसी के साथ कुछ भी करो, वो क्या चीज होती है? चार्ज, वो होता है काटना। जैसे कि मैनेजर है उसको सैलरी दे रहे हो, एम्प्लॉई है उसको सैलरी दे रहे हो, इलेक्ट्रिसिटी चार्ज है उसके पैसे दे रहे हो, स्टेशनरी है उसके पैसे दे रहे हो, तो ये सब चीज़ें क्या होगी? चार्ज। सारी चार्ज वाली चीज़ें आपने 11th में की हुई हैं, नहीं भी पता कोई बात नहीं, मैं सिंपल बता देता हूँ। सारी चार्ज वाली चीज़ें जाएंगी पीएनएल अकाउंट में, और सारी अप्रोप्रिएशन वाली जाएंगी
P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। फिर मैंने बताया था एक ग्रॉस प्रॉफिट होता है, नेट प्रॉफिट होता है। जैसे ग्रॉस प्रॉफिट लेफ्ट से राइट चला जाता है, ऐसे नेट प्रॉफिट भी लेफ्ट से राइट जाके इस P&L अप्रोप्रिएशन के अंदर यहाँ पे बाय नेट प्रॉफिट की तरह आ जाता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं, जैसे मैंने P&L अप्रोप्रिएशन का बता दिया, यहाँ पे लिखते हैं एक्सपेंसेस। सिंपल सा नॉमिनल अकाउंट होता है। नॉमिनल अकाउंट मतलब सारे खर्चे डेबिट, सारे इनकम क्रेडिट। एक्सपेंस हो जाएंगे डेबिट, इनकम हो जाएगी क्रेडिट। और यहाँ पे एक जनरल रिजर्व भी आता है, मैं बताऊंगा इसका रीजन यहाँ पे जनरल रिजर्व क्यों आता है और जनरल रिजर्व क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे प्रॉफिट आएगा, ऑब्वियसली बात है ये वाली साइड भारी है, इनकम वाली साइड भारी है, तो यहाँ पे बैलेंस बचेगा, उसे कहते हैं प्रॉफिट। ये बैलेंस हमें डेबिट दिख रहा है, लेकिन कौन सा बैलेंस है, ये क्रेडिट बैलेंस है, क्योंकि बैलेंस हम देखते हैं किस साइड हैवी है। हैवी ये वाली साइड है, तभी तो यहाँ पे बैलेंस बचा। हैवी क्रेडिट साइड है, इसलिए इसको हम क्रेडिट बैलेंस बोलते हैं। ये मैंने बताया हुआ है आप सबको, ठीक है। अब कौन सी दो ऐसी चीज़ें हैं जो कि पार्टनर को देते हैं फिर भी उसे हम एप्रोप्रिएशन P&L एप्रोप्रिएशन में नहीं डालते। मैं रीज़न भी दूंगा और बताऊंगा भी कौन कौन सी दो चीज़ें हैं। वो लिखेगा नहीं, अभी मैं लिखवा दूंगा आराम से। पहली बात तो मैंने लिखवा ही दिया है, यहाँ पे आपने लिख तो लिया ही होगा, लेकिन उसकी रीजनिंग मैं एक्चुअली आपको देने का आज ट्राई करूंगा। नंबर 1, सबसे पहली चीज़ आती है इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन, पार्टनर ने लोन दिया है, उस लोन पे उसे बोला है कि आपको 9% मिलेगा। फर्म अगर 20% कमाए तो भी इसे 9% मिलेगा। फर्म अगर 4% भी कमाए तो भी इसे 9% मिलेगा। अगर ये किसी और को लोन भी देता तो भी 9% मिलता। मतलब कि ऑल्दो पार्टनर ने लोन दिया है, लेकिन इस केस में पार्टनर को हम पार्टनर नहीं मानते, हम पार्टनर को ये मानते हैं कि पार्टनर एक आउटसाइडर है। जब पार्टनर लोन देता है तो हम ये मानेंगे आउटसाइडर, हमने किसी बाहर वाले से लोन लिया। लेट्स से एक पार्टनर है जो बहुत अमीर है, तो उस बंदे ने क्या बोला, वो बंदा कहता है मैं और बिजनेस में पैसे नहीं लगाऊंगा, लेकिन मैं लोन की तरह आपको पैसे दे सकता हूँ। और लोन अगर किसी को देते हैं तब ये थोड़ी कि इस साल प्रॉफिट नहीं हुआ, चलो इस साल आप मत लो। लोन पे इंटरेस्ट तो देना ही होता है। चार्ज एक ऐसी चीज़ है जो कि देनी ही देनी है। अगर आपने इस साल समझ लो 50% कमाया और बैंक से आपने लोन लिया हुआ है 10% का, आप बैंक को क्या बोलोगे कि इस साल तो मैंने बहुत प्रॉफिट कमाया, काम करो 10 की जगह ना 15% ले लो। ऐसा थोड़ी करोगे। आप ऐसा भी नहीं कर सकते कि आपने अगर 2% कमाया, बैंक को देखो यार इस साल ना मैं थोड़ा कमा नहीं पाया, मैंने 2% कमाया, एक काम करो 1% आप ले लो। बैंक तो आपसे लेके ही रहेगा। आप मेरी बात समझ रहे हो। चार्ज वो चीज़ है जो मतलब देनी ही पड़ेगी। आपके यहाँ एम्प्लॉय काम कर रहा है, आप ये नहीं बोल सकते मुझे इस साल प्रॉफिट नहीं हुआ आप सैलरी मत लो, वो देनी ही पड़ेगी। लेकिन पार्टनर को सैलरी का प्रॉमिस किया है, लेकिन हम इतना प्रॉफिट नहीं कमा पाए कि पार्टनर को सैलरी दे पाए, तो उस केस में क्या होगा, पार्टनर को सैलरी नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे, क्योंकि पार्टनर की सैलरी एक एप्रोप्रिएशन है। एक पॉइंट और मैंने अभी आपको इनडायरेक्टली बता दिया कि चार्ज वो चीज़ है जो देना ही देना है, चाहे प्रॉफिट हो चाहे ना हो, चाहे लॉस हो चाहे कुछ भी हो। एप्रोप्रिएशन वो चीज़ है, वो तभी देंगे जब हमें प्रॉफिट हो। प्रॉफिट होगा तभी तो देखो बांटना कब होता है, जब कुछ हो। अब मैंने एक केक परचेज किया, मैंने एक पिज्ज़ा परचेज किया, अब पिज़्ज़ा के लेट से 6 स्लाइसेस हैं। अगर मैंने चार्ज के फॉर्म में मैंने 4 स्लाइसेस बांट दिए तो मेरे पास 2 बचे, 2 मैं आपस में बांटूंगा। लेकिन मेरे पास 6 स्लाइसेस हैं और चार्ज के नाम पे मुझे 8 स्लाइसेस मांग रहे, तो मैं उधार लेके मैं 2 स्लाइसेस और लूंगा और 8 स्लाइसेस चार्ज के फॉर्म में बांटूंगा। लेकिन अब मैं पार्टनर्स में बांटने की बात करूंगा तो मेरे पास तो स्लाइस बचा ही नहीं। तो बांटेंगे तभी ना जब कुछ बचेगा। तो ऑब्वियस सी बात है एप्रोप्रिएशन तब होती है जब प्रॉफिट होता है, और चार्ज तो होना ही होना है, चाहे प्रॉफिट हो चाहे ना हो चाहे लॉस हो, ठीक है। ये सिंपल चीज़ आपको समझ आ गई होगी, P&L और P&L एप्रोप्रिएशन के बीच का डिफरेंस। मैं अगर मैं सिंपल तरीके से बात करूं, या अगर मैं शुरू में ये लिखवाया था, एक काम करो एक लाइन खींच लो, एक चार्ज एक एप्रोप्रिएशन, चार्ज में ये होता है एप्रोप्रिएशन में ये होता है, ऐसे करूंगा ना फिर वो मज़ा भी नहीं आएगा। जिस तरीके से एक स्टोरी की तरह अगर चीज़ को समझे तो वो चीज़ ज़्यादा इंटरनलाइज होती है, रैदर दैन कि मैं जस्ट पॉइंट वाइज लिखवाते रहूँ। वो तो बुक के अंदर भी लिखी, हम यहाँ कोई बुक लिखने थोड़ी बैठे हैं, हम यहाँ पे नोट्स बना रहे हैं और नोट्स अपने तरीके से बनाएंगे, चीज़ें समझ के बनाएंगे, चाहे टाइम लगे, चाहे 1 क्लास एक्स्ट्रा लग जाए, 2 क्लास एक्स्ट्रा लग जाए, 5 क्लास एक्स्ट्रा लग जाए, लेकिन चीज़ समझ में आनी चाहिए एट द एंड, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ, ये जो इंटरेस्ट ऑन लोन है 9% का, ऑल्दो पार्टनर ने दिया है, लेकिन इसको हम बाहर वाला मानेंगे, और बाहर वाले को कुछ भी देते हैं तो क्या होता है, वो चार्ज। क्वेश्चन MCQ में ये आएगा, इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन बाय पार्टनर इज अ चार्ज और एप्रोप्रिएशन। इट इज अ चार्ज। और चार्ज वाली सारी चीजें कहाँ आती है, P&L अकाउंट में। चार्ज वाली चीजें कहाँ आती है, P&L अकाउंट में, सिंपल।
तो दो दिखने में लग रहा है पार्टनर पार्टनर को ही तो दे रहे हैं, पार्टनर ने लोन दिया, पार्टनर के लोन पे इंटरेस्ट बिजनेस दे रहा है, पार्टनर को दे रहा है, लेकिन लोन एक तरह से आउटसाइड पार्टी मानी जाती है। जब भी लोन देते तो आउटसाइड पार्टी मानी, और आउटसाइड वाले को कुछ भी देते क्या होता है वो चार्ज। इसका मतलब एक और पॉइंट निकल के आया कि अगर प्रॉफिट ना भी हुआ इस लोन पे इंटरेस्ट देना ही देना है। पार्टनर ने दिया, मैं मानता हूं पार्टनर को सैलरी देनी थी, प्रॉफिट नहीं हुआ सैलरी नहीं देंगे, लेकिन पार्टनर ने लोन दिया और प्रॉफिट नहीं हुआ तो भी इस पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा। क्यों? पहली बात तो आउटसाइडर है, आउटसाइडर है मतलब चार्ज है, चार्ज है मतलब पीएनएल, पीएनएल में जा रहा है मतलब कि ये तो देना ही देना है चाहे प्रॉफिट हो चाहे। इट्स जस्ट लाइक कि बैंक से लोन लिया है, बैंक भी तो आउटसाइडर है। सिंपल सी चीज़ है, आप पार्टनर को आउटसाइडर समझेंगे फॉर दिस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन। सेकेंड चीज आती है रेंट टू पार्टनर। पार्टनर ने क्या किया, पार्टनर के पास एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है, उसके पास एक स्पेयर बिल्डिंग, तो उन्होंने कहा एक काम करो, अलग से बिल्डिंग खरीदेंगे, रेंट जाएगा, एक काम करो मेरी बिल्डिंग में कर लो और जितना रेंट वहाँ देते हो ना थोड़ा सा कम करके मुझे रेंट दे देना। तो लेट से बात हुई 20,000 पर मंथ के हिसाब से रेंट दे देना। अब पार्टनर ने ये बिल्डिंग अगर ये पार्टनर किसी और को बिल्डिंग देता तो उस केस में उसे रेंट मिलता, बिल्कुल सही बात है। लेकिन इस केस में हम पार्टनर को पार्टनर कंसिडर नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि एक बिजनेस करना है तो बिल्डिंग चाहिए, बिल्डिंग मतलब एक कंपलसरी चीज़ हो गई ना। अगर पार्टनर से नहीं लेते तो एक काम करो ना, तो किसी और से भी तो लेते, किसी और से लेते तो भी कुछ ना कुछ रेंट तो जाता। तो उस केस में ये जो रेंट पार्टनर को दे रहे हैं ये भी एक चार्ज माना जाएगा। आप ये नहीं बोल सकते पार्टनर को कि काम करो इस साल हमें प्रॉफिट नहीं हुआ, एक काम करो रेंट 20,000 की जगह ना 15,000 ले लो, ऐसा थोड़ी होता है। तो ये रेंट टू पार्टनर और इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर, ये दो चीज़ें ऐसी हैं जो पार्टनर को देते हैं, लेकिन एप्रोप्रिएशन, इसे बांटना नहीं कहते। बांटना का मतलब प्रॉफिट हो तो देंगे, ये वो नहीं होगा, प्रॉफिट ना भी हो तो भी ये देना पड़ेगा, इसे कहते हैं चार्ज। और सारे चार्ज कहाँ जाते हैं? पीएनएल अकाउंट में, और सारे एप्रोप्रिएशन कहाँ जाते हैं? पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, अगली चीज़ जनरल रिजर्व की आती है, मैं थोड़े टाइम बाद आपको समझाऊंगा जनरल रिजर्व का क्या है, ये सब चीज़ें क्या है। पहले मैं कुछ पॉइंट्स क्लियर करना चाहता हूँ कि लेट से मैं यहाँ पे बना रहा हूँ एक पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, कोई बनाएगा नहीं अभी पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। मैं थोड़ा सा फॉर्मेट बता देता हूँ ताकि फॉर्मेट भी क्लियर हो जाए। डेबिट क्रेडिट, ये पापा अकाउंट होता है, पापा अकाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, ये एक नॉमिनल नेचर अकाउंट होता है। नॉमिनल का मतलब सारे खर्चे डेबिट, सारे इनकम क्रेडिट। ग्रॉस प्रॉफिट लेफ्ट से राइट आ गया, नेट प्रॉफिट लेफ्ट से राइट आ गया, तो यहाँ पे लिखूंगा मैं बाय नेट प्रॉफिट। सर अगर नेट लॉस हुआ तो उल्टी तरफ आ जाएगा, यहाँ पे लिख दूंगा टू नेट लॉस। अभी वो केस नहीं है तो मैं वो नहीं लिख रहा, बाकी सब कुछ सेम होगा। नेट प्रॉफिट यहाँ लिख दिया। लेट से क्वेश्चन इस तरीके से दिया हुआ है, नेट प्रॉफिट इज 1 लाख, नेट प्रॉफिट इज 1 लाख आफ्टर चार्जिंग एज सैलरी ऑफ 10,000। पहले इसका मतलब बताता हूँ। 1 लाख रुपए मेरा प्रॉफिट है, ए एक पार्टनर है, इस पार्टनर को सैलरी देने के बाद, आफ्टर का मतलब इस बंदे को, इस पार्टनर को सैलरी देने के बाद मेरा प्रॉफिट इतना है। लेकिन यहाँ पे कौन सा प्रॉफिट आता है? बांटने से पहले या बांटने के बाद? सिंपल सी चीज़ है, ये अकाउंट किस लिए बना रहे हैं? बांटने के लिए। तो ये जो प्रॉफिट आएगा ये बांटने से पहले आएगा ना। अगर बांटने के बाद वाला प्रॉफिट यहीं लिख दूंगा तो अकाउंट का पर्पस ही क्या है? ये अकाउंट है चीज़ों को बांटने के लिए। अब मेरी बात समझे, ये अकाउंट बनाई है चीज़ों को बांटने के लिए। यहाँ पे जो प्रॉफिट आएगा बांटने से पहले आएगा, यहाँ से दिखेगा ना, इसमें से इतना पार्ट यहाँ बांट दिया, इतना पार्ट यहाँ बांट दिया, इतना पार्ट यहाँ बांट दिया, इतना पार्ट यहाँ बांट दिया। अब ये जो प्रॉफिट मुझे दिया हुआ है 1 लाख रुपए, ये 1 लाख रुपए सैलरी बांटने के बाद दिया हुआ है, लेकिन मुझे यहाँ पे क्या चाहिए होता है? सैलरी बांटने से पहले। तो मतलब कि 1 लाख रुपए प्रॉफिट मेरा वो प्रॉफिट है जो मैंने सैलरी देने के बाद निकाला है। तो सैलरी देने से पहले मेरा प्रॉफिट कितना होगा? इसमें से मतलब मैंने जो नेट प्रॉफिट निकाला है उसमें से 10,000 लेस करके ही आया होगा मेरे पास 1 लाख का प्रॉफिट। तो इसको मैं वापस 1 लाख में 10,000 ऐड कर दूंगा तो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा 1,10,000। और ये वाली फिगर, ये जो 1,10,000 है, ये मैं यहाँ पर लिखूंगा। अब इसको बांटो, एक काम करो, बोला था ना बी को सैलरी देनी है, बी को सैलरी देना बिजनेस के लिए क्या है? बिजनेस के लिए तो खर्चा है, सारे खर्चे डेबिट टू
बी इज सैलरी, बी को सैलरी कितनी देनी है, 10,000 रुपये, यहाँ पर लिख 10,000 रुपये, सिंपल। मैंने अभी आपको आफ्टर वाली चीज़ बताई है, ठीक है ना। हमें यहाँ पे कौन सा प्रॉफिट चाहिए होता है, यहाँ पे प्रॉफिट चाहिए होता है सारे चार्जेस काटने के बाद, लेकिन सारे एप्रोप्रिएशन काटने से पहले, क्योंकि ये अकाउंट कौन सा बन रहा है, ये अकाउंट बन रहा है पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसका मतलब यहाँ पे ये जो प्रॉफिट चाहिए, नेट प्रॉफिट कैसे निकलता है, सारे चार्ज मतलब सारी चीज़ें जो पीएनएल वाली होती हैं वो वाली चीज़ें काटने के बाद। लेकिन यहाँ पे कुछ भी बांटने से पहले, कौन सी चीज़ें बांटने से पहले, पार्टनर को कुछ भी देने से पहले, कुछ भी में दो चीज़ें हटा के, ठीक है, वो चीज़ें हटा के पार्टनर को कुछ भी दो, हमें उससे पहले का प्रॉफिट चाहिए। लेकिन डेप्रिसिएशन, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, सैलरी हो गया, वेजेस हो गए, और भी एडवर्टीजमेंट होगी, ये सब खर्चे काटने के बाद वाला प्रॉफिट यहाँ चाहिए। मैनेजर की कमीशन हो गया, कुछ भी हो गया, सारी चीज़ें काटने के बाद वाला प्रॉफिट चाहिए, लेकिन कुछ भी बांटने से पहले वाला प्रॉफिट चाहिए। ये चीज़ बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आ जाता है, आफ्टर बिफोर, ठीक है। अगर मैं यही क्वेश्चन बोलता बिफोर, यही क्वेश्चन मैं बोलता यहाँ पे बिफोर, नेट प्रॉफिट इज 1 लाख बिफोर चार्जिंग ए सैलरी ऑफ 10,000, कोई लिखेगा नहीं, मैं सब चीज़ें लिखवा दूंगा, ठीक है ना, तो उसकी टेंशन बिल्कुल भी मत लो, अभी सिर्फ समझने पे फोकस करो। नेट प्रॉफिट इज 1 लाख बिफोर चार्जिंग सैलरी ऑफ 10,000, मतलब कि 1 लाख रुपए प्रॉफिट आया है ए को सैलरी देने से पहले। अरे ये तो यही तो हमें चाहिए था, हमें तो कुछ भी बांटने से पहले का चाहिए। क्वेश्चन इस तरीके से कंफ्यूज करेगा, आप देखोगे अच्छा 1 लाख, अच्छा चार्जिंग एज सैलरी, ये तो एक काम करते हैं, ये तो सर ने समझाया था, इसको ना ऐड कर देते हैं। अरे ये ऐड करना ही नहीं हमें, क्यों नहीं करना हमें, क्योंकि यहाँ पे तो बिफोर दिया हुआ है ना, और हमें तो बिफोर वाला ही चाहिए होता है। मतलब कि सारी चीज़ें जो चार्ज है, चार्ज काटने के बाद और एप्रोप्रिएशन बांटने से पहले। मैं बार बार रिपीटेटिव लग रहा हूँ, लेकिन जितनी इंपॉर्टेंस इस चीज़ को अभी दोगे उतने अच्छे से आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, आपके सही तरीके से सॉल्व होंगे। मैं रिपीटेटिव लग रहा हूँ, लेकिन मैं एक बार फिर रिपीट करूँगा। कोई भी प्रॉफिट आया, नेट प्रॉफिट आया, हमें नेट प्रॉफिट वो चाहिए होता है सारे चार्ज का मतलब जो सारी चीज़ें पीएनएल में जाती हैं। पीएनएल में पार्टनर को रेंट भी देते हैं, वो भी पीएनएल में जाता है। मैंने अभी तो बताया, पार्टनर को रेंट देना, पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन लोन देना, ये चीज़ें ऑल्दो पार्टनर को दे रहे हैं, लेकिन होती क्या है, ये होती हैं पार्टनर की, ये होती है पार्टनर हमारे लिए अभी भी ये चार्ज ही है। हमें बांटने वाली चीज़ नहीं मानेंगे। बांटने वाली चीज़ें मैंने आपको बता दी, पार्टनर को कुछ भी दो, ये दो चीज़ें छोड़ के हर चीज़ एप्रोप्रिएशन है। और ये नेट प्रॉफिट क्या होना चाहिए, वो सब चीज़ें बांटने से पहले, लेकिन सारी चीज़ें काटने के बाद। अब मैं क्वेश्चन को और चेंज करता हूँ, ये वाले इस पार्ट को भी भूल जाओ, ठीक है। नेट प्रॉफिट इज 1 लाख रुपीज बिफोर चार्जिंग मैनेजर कमीशन ऑफ 10,000, मतलब मैनेजर की कमीशन काटने से पहले 1 लाख रुपए प्रॉफिट है मेरा। बताओ मैनेजर की सैलरी काटना है या बांटना है? मैनेजर की सैलरी काटना होता है। अब जब मैनेजर की सैलरी काटने से पहले का प्रॉफिट है, लेकिन ये मुझे प्रॉफिट कौन सा चाहिए होता है, काटने के बाद वाला, काटने के बाद वाला, बांटने से पहले वाला। देखो इंग्लिश टर्म्स चार्ज, एप्रोप्रिएशन, ये जितना मर्जी कर रहे हो यार, जब तक फील नहीं आएगी ना अंदर से कि हाँ काटने से पहले चाहिए, बांटने के मतलब सॉरी काटने के बाद चाहिए, बांटने से पहले चाहिए, जब तक ये चीज़ नहीं आएगी ना अंदर से कि हाँ यार चार्ज और एप्रोप्रिएशन, तो ये चार्ज मतलब काटना होता है, एप्रोप्रिएशन मतलब बांटना होता है, जब तक ये चीज़ अंदर से नहीं आएगी ना तब तक आप चीज़ों को समझ ही नहीं पाओगे, जब तक इंग्लिश टर्म्स में नहीं तो घुसे रह जाओगे फिर, ठीक है ना। ऑल्दो इंग्लिश आनी चाहिए, इंग्लिश टर्म्स को समझना चाहिए, लेकिन अपने समझने के लिए, अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए तो ये चीज़ें करनी पड़ेगी ना। तो 1 लाख रुपए मेरे पास प्रॉफिट आया है मैनेजर को कमीशन देने से पहले, लेकिन ये प्रॉफिट कौन सा आता है, मैनेजर को सैलरी देने के बाद, क्योंकि मैनेजर की सैलरी क्या होती है, चार्ज का मतलब ये माइनस तो हो, ये तो मुझे इंक्लूड करना चाहिए था, ये मुझे प्रॉफिट में से हटाना चाहिए था। तो मैं क्या करूंगा, ये जो 10,000 रुपये मैंने माइनस नहीं किया, क्योंकि बिफोर चार्जिंग है ना, मतलब मैनेजर की सैलरी माइनस करने से पहले इतना प्रॉफिट था, तो क्या करूंगा, इसमें से मैं 10,000 रुपीज़ लेस कर दूंगा, और मेरा प्रॉफिट कितना हुआ, 90,000। और ये 90,000 मेरे पास यहाँ पे मैं इसे शो करूंगा। दो आपको एक आइडिया लग गया होगा किस तरीके से कौन सी चीज़ें चार्ज होती है, कौन सी चीज़ें एप्रोप्रिएशन होती है, बिफोर आफ्टर का भी आइडिया लग गया होगा, ठीक है। अभी मैं जनरल रिजर्व के ऊपर नहीं चाहूँगा, जनरल रिजर्व के डिस्कशन मे बी नेक्स्ट क्लास में ही करूँगा मैं, या इस क्लास के एंड तक शायद हम पहुँच जाएंगे उस पर। आई विल ट्राई कि हाँ
पहुंच जाए। लेकिन जब तक, क्योंकि वो 2 मिनट का पॉइंट है और उस 2 मिनट के पॉइंट में मैं फ्लो में नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूँ जब एक बार इस चीज़ में आपको अच्छे से परफेक्शन आ जाए तब मैं एक वो छोटा सा पॉइंट बता दूंगा, तो आपको लगा अरे ये तो कुछ भी नहीं था, ठीक है ना। लेकिन शुरू में वो चीज़ करूंगा ना, आपका ध्यान वही जाएगा, यार जर्नलिज्म हुआ कैसे, तो अभी मैं उस पॉइंट को टच ना ही करूँ तो बेटर रहेगा, ठीक है। मैंने बिफोर आफ्टर वाली चीज़ बता दी। अब एक काम करते हैं, बुक के अंदर देखते हैं बुक के अंदर क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं, उसके अकॉर्डिंगली हम आगे चलते हैं। जस्ट गिव मी अ 1 मिनट। आई एम एक्सपेक्टिंग कि आपने इलिस्ट्रेशन ट्राई की होंगी, बैक क्वेश्चंस भी ट्राई किए होंगे, जो हमने लास्ट क्लास में किया था। जो मैं टॉपिक्स कराते जाऊँ आप बैक क्वेश्चंस ऑटोमेटिकली कर दिया करो, दैट इज़ द होमवर्क फॉर यू। और जो ना आए देन यू कैन आस्क मी द डाउट वेदर ऑन टेलीग्राम या व्हाट्सएप पे आई डोंट थिंक सो, नहीं व्हाट्सएप पे नहीं हो पाएगा पॉसिबल, बट या यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन टेलीग्राम, हमारा ग्रुप भी है, ग्रुप के अंदर आप शेयर कर सकते हो। तो हम देखते हैं चार्ज अगेंस्ट एप्रोप्रिएशन। देखो अब पढ़ोगे ना, अब लगेगा अरे ये तो कुछ भी नहीं लिखा हुआ, लेकिन अगर आपने खुद से पढ़ा होगा ना, आपको थोड़ा लगेगा ये क्या क्या लैंग्वेज लिखी हुई है। पेमेंट मेड और ड्यू टू पार्टनर मे बी अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट ऑन एप्रोप्रिएशन। लो, ये लाइन पढ़ते ही बच्चे को लगेगा यार ये क्या है, पेमेंट मेड और ड्यू, अरे सब समझाऊंगा मैं। अभी जो मैंने आपको समझाया ना, ड्यू मेड, आपकी 12th में इसका कोई रेलेवेंस ही नहीं है जिस तरीके से इन्होंने लैंग्वेज लिखी हुई है। या तो चार्ज हो सकता है या तो एप्रोप्रिएशन हो सकता है। मैंने बता दिया, पार्टनर को कुछ भी दो तो एप्रोप्रिएशन है। पार्टनर को दो चीज़ें देनी, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन और रेंट टू पार्टनर, ये दो चीज़ें चार्ज होती हैं। ये दो चीज़ें क्या होती हैं, चार्ज होती हैं। ये मैंने आपको सिंपल तरीके से बता दिया। अब ये क्वेश्चन एमसीक्यू में आ सकता है, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो कि पार्टनर को देते हैं लेकिन वो चार्ज होती हैं, तो ये दो आपके हो गए। इस तरीके से पूछा जा सकता है। मैंने दो चीज़ें यहाँ पे, अगर आपने लास्ट क्लास में लिखा होगा तो मैंने यहाँ पे ये चीज़ें लिखवाई थी कि क्या क्या चीज़ें हैं। अगर आपने लास्ट क्लास नहीं देखी देन वॉच द लास्ट क्लास। तो हम बात कर रहे थे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मीन इट इज़ एन एक्सपेंस एंड इट इज़ पेड वेदर द फर्म्स इनकर्स प्रॉफिट और लॉस, मतलब देना ही पड़ेगा। एप्रोप्रिएशन मीन्स देयर अलाउड इफ द फर्म अर्न्स अ प्रॉफिट, प्रॉफिट हो तो देना पड़ेगा, सिंपल। इंटरेस्ट ऑन लोन, रेंट पेबल टू पार्टनर एंड मैनेजर्स कमीशन एटसेट्रा। देखो इन्होंने जो नॉर्मल चीज़ें माइनस करते थे, मैनेजर को देना, डेप्रिसिएशन, इलेक्ट्रिसिटी, इन्होंने उसको पार्टनर के साथ मिक्स कर दिया, जिससे थोड़ा सा मुश्किल लगेगा, बट मैंने आपको आइडिया बता दिया कि चार्ज में पार्टनर को कुछ भी दो, इन दो चीज़ों को छोड़ के पार्टनर को जो भी चीज़ें दे रहे हैं, और ये दो चीज़ें हैं, ये दो चीज़ें प्लस पार्टनर, मतलब मैं समझाता हूँ ज़रा, मैं बताता हूँ पीएनएल एप्रोप्रिएशन में क्या चीज़ आएगी। पार्टनर को कुछ भी दो, ये दो चीज़ें छोड़ के, उसे कहते हैं एप्रोप्रिएशन। और ये दो चीज़ें और पार्टनर को दी हुई के अलावा सारी चीज़ें क्या होती हैं, चार्ज होती हैं, सिंपल। ऑन द अदर हैंड सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट, एप्रोप्रिएशन, अरे सिंपल सिंपल, इसको भूल जाओ, भूल जाओ, इसे हमें नहीं करना कुछ। डिफरेंस बता रहे हैं, देखो एक्सपेंस होता है, ये होता है, कुछ भी नहीं करना है, ये कुछ भी नहीं है, फालतू, इसको आप छोड़ सकते हो, इग्नोर इट। इंटरेस्ट ऑन लोन पेड बाय द पार्टनर टू द फर्म, ये दिया हुआ है, वही बोला हुआ है, कुछ नहीं बोला तो 6% पर एनम, ठीक है। और लोन के बारे में कुछ नहीं बोला तो लोन एक चार्ज होता है, तो मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है, ये चीज़ लिखने की जरूरत नहीं है। एंट्रीज क्या होती है, हम एंट्री नहीं करेंगे, भूल जाओ भी एंट्री को। एंट्री में जितना कंफ्यूजिंग आप एंट्री के साथ होगा ना, उतना किसी के साथ नहीं होगा। मैं एंट्री का भी अलग से एक सेशन में बताऊंगा किस तरीके से एंट्रीज को सॉल्व किया जाता है, किस तरीके से बिना एंट्री को रटे कर सकते हैं हम चीज़ें, ठीक है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट थिंग। मैं अभी इन सब में नहीं जाना चाहता, इंटरेस्ट ऑन लोन इस सब में नहीं जाना चाहता मैं अभी। रेंट पेबल, रेंट को कर रहे हैं, पेबल ड्यू कर रहे हैं, नहीं ये वाली चीज़ मैं नहीं जाना चाहता, ठीक है। सिंपल सी हम बात करते हैं आगे। डिविजिबल प्रॉफिट, मैंने आपको डिविजिबल प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट के बारे में नहीं बताया। एक आप अपने रजिस्टर में एक पॉइंट बना लो, नेट प्रॉफिट, और दूसरे साइड में लिख दो डिविजिबल प्रॉफिट, डिविजिबल प्रॉफिट। प्रॉफिट को मैं पाई से डिनोट करता हूँ, ठीक है। प्रॉफिट आफ्टर ऑल चार्जेस बट बिफोर एनी एप्रोप्रिएशन, सिंपल लैंग्वेज मैंने लिखा दी। ये आपको अपने लिए मैं लिखवा रहा हूँ, ये क्वेश्चन नहीं आएगा कि नेट प्रॉफिट क्या होता है, डिविजिबल प्रॉफिट क्या होता है, मैं जस्ट आपके लिए समझा रहा हूँ कि नेट प्रॉफिट क्या होता है।
जो प्रॉफिट सारे चार्जेस काटने के बाद आता है लेकिन कोई एप्रोप्रिएशन बांटने से पहले आता है, ठीक है। डिविजिबल प्रॉफिट, डिविजिबल प्रॉफिट वो होता है प्रॉफिट, प्रॉफिट लेफ्ट आफ्टर ऑल चार्जेस एंड एप्रोप्रिएशंस। लेट्स से ये वाला एग्जांपल ले लेते हैं, 90,000 हमारा आया था, तो 90,000 मेरा क्या है, 90,000 इज माय नेट प्रॉफिट, जिसमें से मैंने बी को सैलरी दी 10,000, ए को, ए पार्टनर है, ए को कमीशन दी 10,000 रुपये, मैंने और क्या किया, थोड़ा सा मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया। पार्टनर बिजनेस को पैसे देता है, पार्टनर ने एहसान किया है बिजनेस को पैसे देके, तो बिजनेस भी उसके ऊपर एहसान करेगा उस पैसे पे इंटरेस्ट देके। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या हुआ, वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक एप्रोप्रिएशन हुआ, मतलब बिजनेस पार्टनर को देगा तो बिजनेस के लिए क्या हुआ, वो एक खर्चा हुआ, ठीक है ना, तो बिजनेस यहाँ पे देगा। लेट्स से ये है 20,000, ठीक है। तो अगर मैं 90 में से 20, 30, 40 माइनस करूँ, 50,000 बच गया। ये जो 50,000 यहाँ पे बच गया, अभी मैं नहीं लिख पा रहा कुछ भी, ये जो 50,000 बच गया ना, इस 50,000 को कहते हैं डिविजिबल प्रॉफिट, ठीक है। क्वेश्चन ये कहेगा पार्टनर को कमीशन देनी है नेट प्रॉफिट का 10%, तो क्या करेंगे, 9,000 यहाँ पे आ जाएगा, मतलब ये 9,000 कैलकुलेशन हुई, यहाँ पे लिख देंगे हम 9,000, सिंपल। पार्टनर को बोला एक काम करो, जितना डिविजिबल प्रॉफिट है ना, जितना डिविजिबल प्रॉफिट है, डिविजिबल प्रॉफिट का मतलब ये वाला प्रॉफिट, 90 में से 10 गए और 20 गए, 60 बचे। क्वेश्चन बोलता है डिविजिबल प्रॉफिट का 10% पार्टनर को कमीशन देनी, तो डिविजिबल प्रॉफिट तो 60,000 हुआ, 60,000 का 10% 6,000, यहाँ पे 6,000 आ जाएगा, सिंपल। मेनली डिविजिबल प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट में बताने का पर्पस ये था कि क्वेश्चन इस तरीके से बोल सकता है। देखो ये सारी चीज़ें ना बोलने की चीज़ें होती हैं, बोलने की चीज़ें का मतलब, कोई मुझसे टाइम पूछता है, मैं कहता हूँ उतना टाइम हो रहा है जितनी मेरी जेब में आज सिक्के पड़े हैं। लेट्स से अभी 3 बज रहे हैं और मैंने बोला कि जितने मेरी जेब में सिक्के पड़े हैं उतना टाइम हो रहा है। इसका कोई तुक नहीं बनता, लेकिन एक बोलने का तरीका है। इसी तरीके से क्वेश्चन आपको ये बोलता है पार्टनर को कमीशन देनी है नेट प्रॉफिट का, तो सिंपल क्या करना है, नेट प्रॉफिट का 10% निकाल लेना है। क्वेश्चन बोलता है डिविजिबल प्रॉफिट का 10% निकालना है। आप ये मत सोचो डिविजिबल प्रॉफिट को छेड़ रहे हैं या नेट प्रॉफिट को छेड़ किसी को भी नहीं रहे, बस ये एक बोलने का तरीका है। मेरी जेब में 3 रुपये होना और 3 बजने का कोई रिलेशन नहीं है। कोई नेट प्रॉफिट इतना होना और डिविजिबल प्रॉफिट इतना होना, अच्छा डिविजिबल प्रॉफिट में से बांट रहे हैं, नेट प्रॉफिट में से बांट रहे हैं, ये सब चीज़ें दिमाग से निकाल दो, ये सब ऐसा नहीं होता। जस्ट एक बोलने का तरीका है कि पार्टनर को नेट प्रॉफिट का 10% देंगे या फिर डिविजिबल प्रॉफिट का 10% देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमें कैलकुलेशन होता है। मैं सारी चीज़ें कराऊंगा, सारे क्वेश्चंस करेंगे हम, तब अच्छे से समझ आएगा। आई नो ऐसे जस्ट बातों में बातें कर करके चीज़ें नहीं आती, ठीक है। लेकिन एक बार कंप्लीट कर लेते हैं कि हाँ क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं, ताकि आगे कन्फ्यूजन ना रहे। ये एक P&L एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट है, ये आपको फॉर्मेट याद नहीं करना, बिल्कुल हम चीज़ें बिल्कुल नेचुरली हम समझेंगे कि बेसिकली क्या चीज़ें होती हैं। कोई भी इस फॉर्मेट को याद नहीं करेगा, इस फॉर्मेट को याद करने की ज़रूरत ही नहीं है, सिंपल, ठीक है। इसके अंदर 2 चीज़ें लिखनी है, फ्लक्चुएटिंग मेथड, फिक्स्ड मेथड, भूल जाओ इसको, कुछ भी नहीं है, ये फालतू चीज़ें हैं। आगे बढ़ते जाते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं, ठीक है। एक ही हेडिंग डाल लो, फीचर्स ऑफ P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये थ्योरी का एक छोटा सा क्वेश्चन बन सकता है, और ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हुई हैं। अभी आप पढ़ोगे ना, आपको लगेगा ये तो सारी चीज़ें पता ही है हमें। तो सबसे पहले हम लिखते हैं फीचर्स ऑफ P&L, इसको शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, P&L पूरा नहीं लिखने की जरूरत, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, फीचर्स इसके लिख रहे हैं। ये आप 4 पॉइंट्स लिख लो, मतलब इसमें 2 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट होंगे, लेकिन अगर एक लाइक हाँ 2 पॉइंट्स भी लिख लोगे दैट विल बी सफिशिएंट, ठीक है। पहला पॉइंट, इट इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ P&L अकाउंट। ये मत लिखो इट इज़ एन, सिंपल लिखो पॉइंट नंबर 1 एक्सटेंशन ऑफ P&L अकाउंट। अपने नोट्स बनाने को बुक थोड़ी बना रहे हैं बैठ के, ठीक है। प्रिपेयर्ड बाय पार्टनरशिप फर्म्स, ये एक बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन शायद मिस आउट हो गया होगा। बेसिकली एक स्टूडेंट है जिसके 100 मार्क्स बनने वाले थे अकाउंटेंसी के पेपर में, लेकिन उसका क्वेश्चन यही पॉइंट पे आके अटक गया। क्वेश्चन ये था 1 मार्क्स का कि एक कंपनी है और उस कंपनी ने P&L एप्रोप्रिएशन नहीं बनाया, तो बताओ उस कंपनी ने गलत किया या सही किया। उस लड़की का ये जवाब था कि कंपनी ने गलत किया, कंपनी को P&L एप्रोप्रिएशन बनाना चाहिए था। द आंसर इज रॉन्ग।
क्योंकि पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट सिर्फ पार्टनरशिप फर्म्स प्रिपेयर करती हैं, कंपनीज को प्रिपेयर करना कंपलसरी नहीं है। क्या कंपनी चाहे तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना सकती है? अरे चाहो तो कुछ भी बना दो ना। इट्स ऑल अबाउट डिस्क्लोजर। अकाउंट्स इज बेसिकली अबाउट आप कितना खुल के अपने बिजनेस के बारे में बता रहे हो। मैं खुल के जितना मर्जी बता सकता हूँ, लेकिन ये चीज़ जो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, पार्टनरशिप्स को बोला आपको बताना ही पड़ेगा किस पार्टनर को कितनी सैलरी मिल रही है, कमीशन मिल रही है, प्रॉफिट बढ़ रहा है, क्या हो रहा है। लेकिन अब एक कंपनी ये बता रही है कि मैंने शेयर होल्डर्स को इतना बांटा, इतना ये किया। इट इज़ नॉट दो कंपलसरी नहीं है। पहले के टाइम में एक और अकाउंट बनता था। आई विल, जब कंपनी के बारे में डिस्कशन करेंगे, कंपनीज जब शुरू होगा तब मैं डिस्कस करूंगा, बताऊंगा कंपनीज के केस में क्या होता था। बट पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट कंपलसरी सिर्फ पार्टनरशिप फर्म्स के लिए। क्वेश्चन इस तरीके से भी फ्रेम हो सकता है, एक कंपनी ने पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना दिया, क्यों बताओ उसने गलत किया? नहीं गलत किया। अरे ज्यादा बताना कोई गलत नहीं है। अगर एक क्वेश्चन आया कि एक्सप्लेन एक्स वाई जेड, तो आपने एक्स वाई जेड के साथ ए बी सी भी समझा दिया, तो बोर्ड वाला ये नहीं दिखेगा आपने एक्स वाई जेड भी समझाया, एक्स्ट्रा क्यों समझा? एक्स्ट्रा समझाने के मार्क्स नहीं कटते। एक इससे ये भी एक पॉइंट कवर हो गया। बोर्ड्स में जनरली ये होता है कि बच्चे सोचते हैं कि हम एक्स्ट्रा लिख देंगे तो मार्क्स कट जाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं होता। प्रोवाइडेड इंग्लिश में बेसिकली ये रहता है कि वर्ड लिमिट के साथ रहना होता है। बट बाकी सब्जेक्ट्स में अगर आप वर्ड लिमिट, मतलब कोई ऐसे वर्ड लिमिट नहीं होती, लेकिन अगर आप एक्स्ट्रा लिखोगे तो उसके मार्क्स नहीं कटते। बट प्रोवाइडेड कि आप एग्जामिनर को फ्रस्ट्रेट मत करो इतना बड़ा बड़ा भी लिख के, ठीक है। तो पार्टनरशिप, मैं क्वेश्चन 2 फिर से रिपीट करता हूँ। एक फर्म है, एक कंपनी है जिसने पीएनएल एप्रोप्रिएशन नहीं बनाया, क्या उसने गलत किया? नहीं किया। अरे बनाने की जरूरत ही नहीं थी। एक कंपनी ने पीएनएल एप्रोप्रिएशन बना दिया, क्या उसने गलत किया? नहीं किया। ज्यादा बताने में कोई गलत नहीं है, सिंपल। तो ये क्वेश्चन आ सकता है। तो इट इज प्रिपेयर्ड बाय पार्टनरशिप फर्म्स। इसके आगे क्वेश्चन लिख दो, इसके मतलब नीचे करके क्वेश्चन नंबर 1 ऐसे करके, या क्वेश्चन करके लिख सकते हो। अ कंपनी हैव प्रिपेयर्ड पीएनएल एप्रोप्रिएट अ कंपनी हैव नॉट प्रिपेयर्ड सॉरी अ कंपनी हैव नॉट प्रिपेयर्ड पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। Is the treatment correct? Is that treatment correct done by the company? A company has not prepared P&L appropriation account. Has the company मतलब जिस तरीके से मैंने लिखा था, मतलब मैं आई एम नॉट श्योर कि हाँ मैंने किस तरीके से बोला। हाँ आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो, हाँ क्या कंपनी ने सही किया? इज द कंपनी करेक्ट इन डूइंग सो? ठीक है, आंसर क्या लिखेंगे? यस, बिकॉज पीएनएल एप्रोप्रिएशन इज कंपलसरी ओनली फॉर पार्टनरशिप फर्म्स। एक लाइन में आपको आंसर देना है। अब ये मत देखो, एक लाइन मतलब 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, मैं 2-3 लाइन नहीं लिखे तो क्या होगा? अगर 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, अगर आप 3 लाइन में भी एक्सप्लेन कर दोगे बिजनेस स्टडीज में तो वो भी चलेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको 2 लाइन 3 लाइन, इट्स नॉट लाइक कि आपको लाइन के बेस पे मार्क्स मिलेंगे। अगर आप टू द पॉइंट सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर पा रहे हो एक लाइन में तो भी सही है, और अगर आप 5 लाइन में 6 लाइन में एक पेज में भी नहीं समझा पा रहे तो भी आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। कुछ भी इसमें अपनी तरफ से कुछ भी बनू के लिखोगे तो नहीं मिलेंगी चीज़ें, ठीक है ना। एक लाइन में आंसर दे तो आंसर दो, नहीं आता यार छोड़ो उसको, ठीक है ना। अगली चीज़, इट शोज एप्रोप्रिएशन, ये काट देते हैं। एंट्रीज इन दिस अकाउंट्स आर पास्ड बाय गिविंग इफेक्ट टू पार्टनरशिप डीड, ये काट देते हैं। बस 2 ठीक है, दैट विल बी सफिशिएंट। फीचर्स ऑफ पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, एक एक्सटेंशन है। देखो, ग्रॉस ट्रेडिंग अकाउंट का एक्सटेंशन है पीएनएल अकाउंट, और पीएनएल अकाउंट का एक्सटेंशन है पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। पीएनएल क्या होता है, पीएनएल एप्रोप्रिएशन, ये फालतू चीजें पढ़ लेना मन हो तो, कोई वैसे जरूरत नहीं है इसको पढ़ने की, ठीक है। इसके बाद ये इलस्ट्रेशन 6, ये आप काट दो, ये करना भी नहीं है, ये ट्राई भी नहीं करना। ऐसा कभी भी एग्जाम में नहीं आएगा, क्योंकि ये आपका 11th को या आपकी 11th की यादों को ताज़ा करने के लिए बना है। ऐसा क्वेश्चन करना भी नहीं है, ट्राई भी नहीं करना, सोचना भी नहीं है ऐसा क्वेश्चन कभी भी, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप काट सकते हो, इलस्ट्रेशन 6। अगर इलस्ट्रेशन का मन भी करे तो भी ये वाली इलस्ट्रेशन मत ट्राई करना, क्योंकि इसमें ग्रॉस प्रॉफिट, फिर नेट प्रॉफिट से ये करके वो करके खुद परेशान हो जाओगे क्या किया, और ऐसा कभी पूछा नहीं जाता, ठीक है। लेट्स मूव टू क्वेश्चंस। मैं क्वेश्चंस एक बार निकाल लेता हूँ इसमें, मैं इसमें एक बार क्वेश्चंस ढूंढ लेता हूँ, क्वेश्चंस कहाँ से स्टार्ट हैं ताकि हम वो स्टार्ट कर सकते हैं। क्या, मैं सीधा प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पे जाऊंगा, और जब एक बार चैप्टर पूरा हो जाएगा तब ये 1 मार्कर्स भी आप खुद ट्राई करना, देन विल फिगर आउट कि हाँ जो मुश्किल क्वेश्चंस होंगे, मुश्किल एमसीक्यूज होंगे, वो हम देख लेंगे, ठीक है। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कहाँ से स्टार्ट है? पीएनएल एप्रोप्रिएशन के मैं कराऊंगा।
मैं बता देता हूँ होमवर्क के लिए, ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है, 2, 3, 4, 5, अरे एक एक लाइन के क्वेश्चन है, दिखने में लग रहा है कि नहीं 4 नहीं, 4 नहीं, रुको ज़रा यहाँ पे ये क्या कर रहे हैं, ओके एब्सेंस है, ठीक है ओके। क्वेश्चन नंबर 4 तक आप होमवर्क कर सकते हो, 1, 2, 3, 4 इज योर होमवर्क, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, यू आर रिक्वायर्ड टू सेटल द डिस्प्यूट्स। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला आप ज़रूर करना, ये भी आपके लिए होमवर्क ही है। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 6 भी होमवर्क है, 1 to 6 होमवर्क ही है आपका। 7, 8, 9 ये हम बिल्कुल चैप्टर्स जब एंड हो जाएंगे ना तब करेंगे, क्योंकि ये अजीब से ही चीज़ें हैं, मतलब एज सच चैप्टर कंप्लीट होने के बाद कुछ भी अजीब नहीं लगेगा, लेकिन ये थोड़ा साइड है, इसको मैं लास्ट के लिए छोड़ना चाहता हूँ। अगला आता है पीएनएल अप्रोप्रिएशन। यहाँ से हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर, एक मिनट में देख लेता हूँ, 9, 10, 11, 12, 13, क्वेश्चन नंबर 13, ये 13 क्वेश्चन है। 13 मैं एक अच्छा क्वेश्चन उठाता हूँ ताकि 13, 14 ये सब आप खुद कर पाओ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं हम ट्राई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, सब अपने रजिस्टर में आंसर नंबर 14 हम कर रहे हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से करना है। XYZ पार्टनर है, उनकी रेशियो है 2:1, इस तरीके से ही पढ़ना है, फालतू चीज़ें। XYZ आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो। अरे क्या पढ़ रहे हो, ये अकाउंट्स का पेपर पढ़ रहे हो, इंग्लिश का पेपर पढ़ रहे हो? XYZ पार्टनर्स हैं, उनकी रेशियो है 2:2:1, सिंपल। एक चीज़ और बता देता हूँ अभी समझने के लिए, अगर आपको इससे पहले अगर थोड़ी जगह छोड़ी हो, नहीं तो फिर इसको कट कर सकते हो अभी के लिए। अगर कहीं भी फिक्स्ड वर्ड आए, कहीं भी फिक्स्ड वर्ड आए, फिक्स्ड कैपिटल, सॉरी फिक्स्ड वर्ड का मतलब फिक्स्ड कैपिटल के बारे में कुछ बोले, तो आपको लिखना है करंट अकाउंट। जैसे पार्टनर कैपिटल अकाउंट होता है ना, यहाँ पे लिखेंगे पार्टनर करंट अकाउंट। मैं बताऊंगा कैपिटल कब यूज़ करते हैं, क्या मतलब कैपिटल क्या होता है, करंट अकाउंट क्यों होता है, लेकिन अभी के लिए जस्ट अभी फॉर द टाइम बिंग 2-3 क्लासेस के लिए आपको ये रटना पड़ेगा। उसके बाद मैं इसके पीछे का लॉजिक बताऊंगा क्यों कर रहे हैं। लेकिन जब भी वर्ड फिक्स्ड आए तो आपके दिमाग में जब भी आए ना पार्टनर कैपिटल अकाउंट आना चाहिए, तो उस टाइम पे पार्टनर करंट अकाउंट चलना चाहिए। फिक्स्ड अकाउंट जब भी आए तो करंट अकाउंट, और कुछ भी ऐसा फिक्स्ड वर्ड ना हो तो सिंपल कैपिटल अकाउंट। ये पॉइंट आप लिख सकते हो अगर लिखना है तो, बाद में लिखवाऊंगा मैं जब हम इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर आएंगे, जो कि आगे आने वाले सेशंस में आएगा, ठीक है। तो हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 14। इसके अंदर क्या दिया हुआ है, XYZ पार्टनर्स हैं, उनकी रेशियो 2:2:1 है। फिक्स्ड कैपिटल, फिक्स्ड कैपिटल मतलब सारी एंट्रीज होंगी करंट अकाउंट के नाम। फिक्स्ड कैपिटल्स ऑफ द पार्टनर्स वर 5 लाख, 5 लाख, 2.5 लाख, 5 लाख, 5 लाख, 2 लाख 15 के कैपिटल है। पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स, पार्टनरशिप डीड बोलती है, मतलब कोई लड़ाई नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है, पार्टनरशिप डीड है, रिटर्न है। अब बार बार ऐसा मैं रिपीट करूंगा ना, इससे रिवीजन हो रही है, लेकिन जब भी आप क्वेश्चन करोगे बार बार आपको ऐसे सोचना नहीं है, वो जस्ट थ्योरी के लिए मैंने आपको बताया था, ठीक है। क्वेश्चन बोल रहा है तो मतलब है कोई लड़ाई नहीं है, कुछ भी नहीं है, सब कुछ सही चल रहा है। पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज 10% पर एनम, 10% पर एनम। एक पॉइंट और लिख लो, मैं सॉरी बार बार कटवा रहा हूं बट एक पॉइंट लिख देना। अगर क्वेश्चन पर एनम बोलता है तो कंसिडर मंथ्स, कंसिडर मंथ्स, और पर एनम नहीं बोलता है इग्नोर टाइम, इग्नोर टाइम। क्वेश्चन अगर ये बोलता है कि मैंने 1 लाख का लोन लिया, 1 लाख का लोन लिया 1 अक्टूबर को, डेट भी बोलिए 1 अक्टूबर को, तो उस केस में अगर क्वेश्चन देता है 10% रेट ऑफ रिट, 10% इंटरेस्ट रेट है, 10%, पर एनम नहीं बोला, पर एनम के बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ, तो उस केस में सीधा मैं 1 लाख का 10% निकाल दूंगा, 10,000। मैं टाइम को कंसिडर नहीं करूँ। लेकिन अगर ये चीज़ 10% पर एनम लिखा है, उस केस में मैं इसको इंटू 6/12 टाइम पीरियड लगाऊंगा, सिंपल एज दैट। ये समझाने वाली चीज़ थी। इस क्वेश्चन में कुछ भी ऐसा नहीं है, ये जस्ट कि मेरे को अगर कोई पॉइंट ध्यान आ गया तो मैं वो पॉइंट आपको करवा रहा हूँ, ठीक है। हम कर रहे हैं आंसर नंबर 14, ठीक है। Z इज टू बी अलाउड अ सैलरी ऑफ, Z को सैलरी देनी है 2000 पर मंथ। ये चीज़ ध्यान रखना, पर मंथ, पर एनम, पर क्वार्टर। एक क्वार्टर भी लिखवा देता हूँ, एक क्वार्टर कितना होता है। एक क्वार्टर में कितने महीने होते हैं, आप सब गलत बताओगे मुझे पता है। एक क्वार्टर में 4 महीने नहीं होते, एक क्वार्टर में 3 महीने होते हैं,
इसके पीछे का लॉजिक, क्वार्टर वो चीज़ होती है जो किसी चीज़ को 4 पार्ट्स में बांटता है, खुद 4 नहीं होता, 4 पार्ट्स में बांटता है। एक साल में होते हैं 12 महीने, 12 महीनों को अगर मैं 4 टुकड़ों में बांटूं, 12 महीनों को अगर मैं 4 टुकड़ों में बांटूं तो एक टुकड़ा कितने महीने का होगा, 3 महीने का होगा। तो 1 क्वार्टर इज इक्वल टू 3 मंथ्स। तो ये चीज़ ध्यान रखना कि क्वेश्चन में दिया हुआ है एक क्वार्टर का मतलब 3 मंथ्स आना चाहिए, 4 मंथ्स नहीं आना चाहिए। जनरली ये एक मिस्टेक है जो कि बच्चों से जनरली हो जाती है। एक क्वार्टर का मतलब 3 मंथ्स होता है। ये लिखना है पॉइंट तो लिख सकते हो 1 क्वार्टर इज इक्वल टू 3 मंथ्स, और साइड में लॉजिक दे सकते हो कि 12/4 इस तरीके से, मतलब वैसे ज़रूरत नहीं है बट स्टिल हाँ किसी को लगता है कि हाँ मैं भूल जाऊंगा कुछ ऐसा है, देन दे कैन डू दैट। इसमें क्वार्टर वगैरह की कोई बात नहीं है, लेकिन जितना मैं एक क्वेश्चन में ही करवा दूं, एक क्वेश्चन में जितने में पॉसिबिलिटीज़ बनती है मैं सारी करवा देता हूँ, ताकि सारे क्वेश्चंस करवाऊँ वो ज़्यादा ठीक नहीं रहेगा। जब तक मैं करवाते रहूँगा क्वेश्चंस, आप मुझे फॉलो करते रहोगे, वो चीज़ उतनी कामयाब नहीं है जब तक आप खुद क्वेश्चन पे कमांड नहीं लाते। फॉलो करते रहोगे, सर करवा रहे हैं, भैया करवा रहे हैं, हम करते जा रहे हैं, इसे क्वेश्चन करना नहीं कहते, इसे फॉलो करना कहते हैं। क्वेश्चन करना तब कहते हैं जब आप खुद क्वेश्चन पढ़ो, खुद क्वेश्चन को कमांड करो, खुद ट्राई करो। एक काम करते हैं, वीडियो को पहले पॉज करेंगे, पहले हम उसको खुद ट्राई करेंगे, फिर हम वीडियो को प्ले करेंगे, फिर हम देखेंगे अच्छा हमारा सॉल्यूशन ये आया या नहीं आया। पर्सनली मैं भी जो क्लासेस लेता हूँ तो उसमें भी मैं ऐसे करता हूँ, सर कोई क्वेश्चन करवा रहे हैं, मैं कहता हूँ पहले पॉज करता हूँ, पहले मैं खुद ट्राई करता हूँ, खुद आंसर निकालता हूँ, फिर देखता हूँ कि हाँ सच में इसका ये आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा। इस तरीके से जो स्टडी होती है ना, इसे इंटरैक्टिव स्टडी कहते हैं, इसे एक्टिव स्टडी कहते हैं, रादर देन पैसिवली बैठे हो सुन रहे हो, हाँ बोलते जाओ बताते जाओ, अच्छा ठीक है आ रहा है समझ, वो समझ नहीं आता। समझ तब आता है जब आप एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हो। ठीक है, अब हम क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। प्रॉफिट फॉर द फर्म ईयर इज 4 लाख आफ्टर डेबिटिंग जेड सैलरी, मतलब जेड की सैलरी देने के बाद प्रॉफिट हुआ 4 लाख रुपए। सबसे पहले हम एक फॉर्मेट बना लेते हैं पीएनएल एप्रोप्रिएशन का। ठीक है, सारी चीजें डिस्कस करेंगे। पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, यहां लिखेंगे डेबिट, यहां लिखेंगे क्रेडिट, यहां हम लाइन बनाएंगे, यहाँ हम लाइन बनाएंगे, यहाँ हम लाइन बनाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम पापा अकाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोलता है? क्वेश्चन कहता है, सबसे पहले हम लाइन वाइज चलेंगे, 2:1 रेशियो। पहली बार लगेगा क्वेश्चन हम 2 बार 3 बार पढ़ रहे हैं, लेकिन एक बार आपके फ्लो में आ जाएगा, तब आप एक बार क्वेश्चन पढ़ के सीधा सॉल्व कर पाओगे। 2:2:1 रेशियो है। इनकी फिक्स्ड कैपिटल, मतलब हर बार करंट चलना चाहिए। ठीक है, 5 लाख इसका कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, पार्टनरशिप डीड कहती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10%। ठीक है, 5 लाख का 10% 50,000, 25,000 पार्टनर को दे रहे हैं, पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहे हैं। पार्टनर ने बिजनेस के ऊपर एहसान किया कैपिटल देके, तो बिजनेस भी उसके ऊपर एहसान करेगा उसे इंटरेस्ट देके। इंटरेस्ट देना बिजनेस के लिए क्या हुआ, फिर एक खर्चा हुआ, सारे खर्चे डेबिट होते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट होगा। 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सब फुल फॉर्म लिखेंगे, अभी कोई लिखेगा नहीं, मैं लिखने का टाइम दूंगा। 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूरा लिखना है यहाँ पे, 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फिर नीचे लिखना है, फिर यहाँ पे नीचे लिखना है XYZ थे ना, तो X करंट अकाउंट, Y's करंट अकाउंट, Z's करंट अकाउंट, इस तरीके से आपको लिखना है। यहाँ पे आता है वो करंट वाली जो बात मैं आपको बता रहा था। कितना अमाउंट आएगा, 5 लाख का 10%, 50, 25,000, 50,000, 25,000, यह आ गया 1,25,000। फिर क्या चीज़ बोल रहे हैं, फिर बोल रहे हैं कि Z को सैलरी देनी 2,000 पर मंथ। ठीक है, 2 Z's सैलरी, यहाँ पे करंट ना लिखो तो भी चलेगा, Z सैलरी सिर्फ लिख दिया। अगर सैलरी बहुत बंद हो गई तो 2 सैलरी करके Z करंट अकाउंट करके लिख सकते हो। ठीक है, Z की सैलरी कितनी, ब्रैकेट में आपको दिखानी पड़ेगी, 2,000 इंटू 12 इतनी थी, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, बिल्कुल सही, 2,000 इंटू 12 दैट विल बी 24,000 रुपीज़। ठीक है, उसके बाद क्या दिया हुआ है, ये जो प्रॉफिट है, ये जो 4 लाख का प्रॉफिट है, ये Z को सैलरी देने के बाद वाला प्रॉफिट है। लेकिन Z को सैलरी देने के लिए, Z को सैलरी देना तो एक एप्रोप्रिएशन है, मतलब एप्रोप्रिएशन कार्ड बांटने, मतलब एप्रोप्रिएशन देने के बाद वाला प्रॉफिट है। लेकिन मुझे प्रॉफिट कौन सा चाहिए होता है, एप्रोप्रिएशन देने से पहले वाला प्रॉफिट। तो पहले वाला प्रॉफिट कैसे आएगा, जो मैंने इसमें से जो प्रॉफिट आया है, मैंने इसमें से माइनस कर दिया ना, जो माइनस किया होता है उसको वापस मैं ऐड कर दूंगा, यहाँ पे दिखाऊंगा मैं, बाय
नेट प्रॉफिट पूरा लिखना है आपको, बाय नेट प्रॉफिट। मैं शॉर्ट में लिख सकता हूँ, मेरी और अकाउंट्स की इतनी क्लोजनेस है कि हम एक दूसरे को समझते हैं, आपकी उतनी क्लोजनेस नहीं है, तो शॉर्ट फॉर्म सिर्फ मैं यूज़ कर सकता हूँ। बाय नेट प्रॉफिट, यहाँ ब्रैकेट में दिखाओगे, देखो 4 लाख की तो आपका प्रॉफिट था, और ये जो सैलरी थी ना, ये आप वापस ऐड बैक कर रहे हो, प्लस 24,000, यहाँ पे लिख दोगे 4,24,000। अब मैं इसको मैच करने का ट्राई करूंगा, ये मैच नहीं करेगा। 4,24,000, इसको मुझे थोड़ा नीचे बनाना चाहिए था, कोई बात नहीं, मैं स्मार्ट वे से इसको नीचे भी ले जा सकता हूँ, ठीक है। और इसको भी मैं टोटल करूँगा, दैट विल बी 4,24,000। लेकिन अगर आप देखो तो यहाँ पे मेरे पास थोड़ा डिफरेंस आ रहा है, मैं एक बार कैलकुलेटर ढूंढ लेता हूँ ज़रा। मैं एक बार इसको कैलकुलेट कर लेता हूँ, इसका क्या आंसर है। कोई भी कैलकुलेटर लेके बैठेगा तो उसका पढ़ाई का कोई सेंस नहीं बनेगा, क्योंकि अकाउंट्स इज बेसिकली अबाउट लॉजिक एंड कैलकुलेशंस, एटलीस्ट एट 12th लेवल। क्योंकि अगर आप कैलकुलेटर लेके बैठोगे, इसकी आदत लगेगी, सर हम बाद में सीख लेंगे कैसे होता है क्या होता है, उससे कुछ नहीं होगा। आपको अभी से प्रैक्टिस रखनी पड़ेगी, चाहे आप कुछ भी कर रहे हो, चाहे प्रैक्टिस के लिए कर रहे हो। अरे प्रैक्टिस प्रैक्टिस ही तो कैलकुलेशन की करनी है, अब वो भी कैलकुलेटर के साथ बैठ के करोगे तो ये तो बेवकूफ़ी हो गई ना। 4,24,4,24 माइनस 125 माइनस 24, तो ये आपके 2,75,000। तो मेरे पास यहाँ पे बैलेंस बच गया 2,75,000। ये 2,75,000 किसको मिलेगा? पार्टनर्स को मिलेगा। किस रेशियो में मिलेगा? इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में मिलेगा। कुछ नहीं दिया होता तो रेशियो क्या होती है? रेशियो होती है इक्वल। सर लेकिन क्वेश्चन में रेशियो दी हुई है, बिल्कुल सही, तो इस रेशियो में बांट देंगे। कौन सी रेशियो है? 2:1। अब बांटना में एक बार आपको सिखा देता हूँ, बहुत सिंपल है वैसे तो। टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू, ये TF आप लिख सकते हो, इतनी शॉर्ट फॉर्म आपको अलाउड है। टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू कौन कौन से पार्टनर? XYZ, X करंट अकाउंट, Y's करंट अकाउंट, Z's करंट अकाउंट, ठीक है। इसको मैं यहाँ कंप्लीट कर देता हूँ, ठीक है। तो 2,75,000 को क्या करूँगा मैं? इनकी रेशियो है 2:1, 2:1, इन तीनों का टोटल कर लो, 2, 2, 4, 4 + 1, 5। तो पहले का शेयर है 2/5, 2/5, 1/5, ठीक है। बेसिकली 2/5 शॉर्टकट बता देता हूँ कैसे करते हैं। 2/5 करने का तरीका है बेसिकली 40% निकालना। जो भी है वो, जब भी नीचे एक 5 वाली फिगर हो, मैं एक शॉर्टकट बता रहा हूँ कैलकुलेशंस, ताकि आपकी जल्दी फास्ट हो जाए। जो भी नीचे वाली फिगर है इसका डबल कर दो, ऊपर वाले को डबल कर देना। जब भी नीचे 5 हो, ऊपर वाले को डबल कर दो। 2 का डबल 4, 2 का डबल 4, 1 का डबल 2, इसके आगे 0 लगा दो एक बस। 40%, 20%, 40%, 40%, 20%, ठीक है। 20% का शॉर्टकट क्या है? देखो अभी आपको लग रहा होगा यार ये तो बड़ी घिचपिच हो रही है, समझ नहीं आ रहा, लेकिन देखो थोड़ा लगेगा स्लो कर रहे हैं, लेकिन ये तरीका अगर आप अपनी हैबिट में ले आओगे, बहुत जल्दी कैलकुलेशंस होने लग जाएंगी। सबसे ईजी है 20% निकालना। कैसे? पहले 10% निकाल लो और उसका डबल कर दो। 10% कैसे निकलेगा? इसमें एक जीरो हटा के, जैसे 2,75,000, इसमें से एक जीरो हटा दो, इसका डबल कर लो, 0,0,055। एक मिनट को मैं देख लेता हूँ, 55,000 ही आ रहा है ना, 0,0,14, 15, 2, 4, 5, 55,000। तो इसका हिस्सा आ गया कितना? 55,000। 20% और 40% का क्या रिलेशन है? 20 का डबल है 40, तो 55,000 का डबल कितना हो गया? सॉरी मैंने 10% निकाला था, सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी। ये जो मैंने निकाला है ये मैंने सॉरी जीरो हटा के डबल, हाँ सही निकाला है। 20% का डबल होता है 40%, तो 55,000 का डबल कितना हुआ? 1,10,000। यहाँ पे लिखूंगा 1,10,000, 1,10,000। थोड़ा सा लगेगा कि ये कितना मुश्किल हो रहा है, लेकिन एक काम करना, इसी चीज़ को आप खुद कैलकुलेट करना, 1/5, 5 से डिवाइड करना, ये करना, फिर इंटू 2 करना, ये करना, तो आपको थोड़ा सा लगेगा कि हाँ इस तरीके से फास्ट हो रहा है। आगे कैलकुलेशन के ट्रिक्स मैं बताता रहूँ, और कैलकुलेशन के ट्रिक्स लिखने से कुछ नहीं होगा कि देखो 5 नीचे हो तो ऐसे करना है, इसके पीछे। अब ये मैंने लॉजिक निकाला कैसे कि नीचे 5 होगा तो इसको डबल करके 0 कर दो। मैं इसके पीछे की जो माइंडसेट है मैं वो भी आपको बताऊंगा, शेयर करूंगा किस तरीके से आप खुद के फॉर्मुलेस बनाते हो, जिससे आप कैलकुलेशन और फास्ट कर पाओ।
क्योंकि जनरली होता है मैंने इतने फॉर्मुलेस बना दिए और हर बैच में क्या होता है कोई ना कोई बच्चे आते हैं, भैया देखो हमने ये नया फॉर्मूला बनाया, इस तरीके से और फास्ट रहेगा, और मेरे लिए वो एक एसेट बन जाता है, मैं नेक्स्ट बैच के लिए वो ट्रांसफर कर देता हूँ। तो इस तरीके से चीज़ें चलती रहती है। अल्टीमेटली अगर मैं आपको 10 चीज़ें समझा दूं तो 10 चीज़ें आपको पता लगेंगी, लेकिन अगर मैं आपको ये बता दूं 10 चीज़ें बनती कैसे हैं तो आप 15 चीज़ें और बना दोगे। तो माई गोल इज़ दैट कि मैं आपको जस्ट सिखाऊं नहीं कि क्या चीज़ है ये याद कर लो ये रट लो, वो चीज़ नहीं है, मैं आपको समझाऊंगा जिससे कि आप खुद से अपनी क्रिएटिविटी लगा के नई चीज़ें बना पाओ। इसके पीछे का माइंडसेट मैं किसी और क्लास में डिस्कस करूंगा, जिस दिन थोड़ा लगेगा कि हाँ क्लासेस बोरिंग हो रही है कुछ हो रहा है, तो उस दिन मैं ये चीज़ें समझाऊंगा। ठीक है, तो हमने क्वेश्चन कर लिया। क्वेश्चन बहुत सिंपल था, बस इसमें एक कैच ये था, कैच ये था कि क्वेश्चन में दिया हुआ था आफ्टर चार्जिंग जेड सैलरी, जेड की सैलरी देने के बाद, लेकिन यहाँ पे प्रॉफिट कौन सा आता है, यहाँ पे प्रॉफिट आता है जेड की सैलरी देने से पहले। दूसरा कैच फिक्स्ड वर्ड, जब भी फिक्स्ड वर्ड आ जाए ना यहाँ पे आपको करंट करंट करंट, हर जगह करंट लगना चाहिए। तो जब ये करंट वर्ड आपने लिखना सीख जाओगे, क्योंकि क्वेश्चन इतना ईजी आएगा ना बोर्ड का, मैं बताता हूँ एक क्वेश्चन आया था, बहुत ईजी क्वेश्चन था, जस्ट 1 मार्क्स का था, सिंपल बताओ। क्वेश्चन ये था कि इस चीज़ की एंट्री कर दो, बस इस चीज़ की, मतलब कि जस्ट आपको बोला था इतना प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट पार्टनर के बीच में बांट दो, सिंपल एंट्री कर ली थी। लेकिन बच्चों का क्यों गलत हुआ, क्योंकि उसमें फिक्स्ड वर्ड आ गया था। सब ने किया पार्टनर कैपिटल अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट, लिंक करना क्या था, पार्टनर करंट अकाउंट, पार्टनर करंट अकाउंट, पार्टनर करंट। वही 1 नंबर का क्वेश्चन, मतलब सॉरी 3 मार्क्स का क्वेश्चन आया था वो, क्योंकि पूरा जर्नल फॉर्मेट बनाना था, थोड़ी सी वर्किंग भी दिखानी थी, बहुत सिंपल कैलकुलेशन थी, लेकिन बच्चे कहाँ फंस गए, फिक्स्ड वर्ड देख के भी उन्होंने छोड़ दिया। जब भी मैं बताता हूँ, जब बोर्ड का क्वेश्चन पेपर आएगा, ऑल्दो मार्किंग अलाउड नहीं है, लेकिन जब भी ये फिक्स्ड वर्ड आए ना, इस फिक्स्ड वर्ड को ना इस तरीके से, फिक्स्ड वर्ड को ना, जैसे यहाँ पे फिक्स्ड वर्ड लिखा है, इस फिक्स्ड वर्ड को एक बॉक्स में डाल देना, ताकि जब भी ये क्वेश्चन पढ़ो ना, ये फिक्स्ड है, यहाँ पे करंट अकाउंट लिखना है, कोई गलती, क्वेश्चन इतना इजी आएगा, इतना इजी आएगा, आप कहोगे अरे ये तो हो गया, अरे इसमें तो पूरे नंबर है मेरे, लेकिन ये फिक्स्ड वर्ड आपकी पूरी चीज़ें गलत करा देगा। और अगर आपका वो चीज़ गलत हुआ ना, आपकी सिर्फ वर्किंग के 3 में से आपको 1 नंबर 1.5 नंबर मिलेंगे। और 1.5 नंबर क्यों कट गए, आपने करंट नहीं लिखा। मतलब यही छोटी छोटी गलती है। बेसिकली 12th इज़ द मोस्ट ईजिएस्ट, मतलब कहूँगा क्लास जो कि मैंने अब तक पढ़ी है। मैं पर्सनली बताता हूँ, मुझसे अगर आप 10th का कराओ, 11th का, मतलब 10th का करवाओगे, 9th का करवाओगे, मुझे पर्सनली बहुत मुश्किल लगता है कि यार क्या चीज़ कर रहे हैं, इतना रटना है, ये चीज़ें करनी है। लेकिन द क्लास 12th इज़ रियली रियली क्लोज टू माई हार्ट, क्योंकि जो चीज़ें मैंने इसमें सीखी वो मैंने किसी में नहीं सीखी, और जितनी आसान मुझे 12th लगती है उसने मुझे कोई क्लास नहीं लगती। ठीक है, लेट्स मूव बैक टू द टॉपिक कि हम क्या कर रहे थे। काटना बांटना आफ्टर सैलरी, आफ्टर सैलरी मैंने बता दिया था यहाँ पे। प्रॉफिट आफ्टर सैलरी मतलब सैलरी लेस करने के बाद दिया हुआ है, तो उस केस में प्रॉफिट बिफोर सैलरी कैसे निकलेगा, एड बैक सैलरी। ठीक है, डिविजिबल प्रॉफिट कैसे निकलता है, नेट प्रॉफिट माइनस ऑल एप्रोप्रिएशंस। ये पॉइंट मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है ना। ये पॉइंट लिख लो एक बार, पॉइंट लिखो। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन सेज, फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन सेज profit is after debiting, profit is after debiting manager and partners salary, profit is after debiting managers and partners salary। तो मैंने आपको ये चीज़ बताई है। लेट से आपका प्रॉफिट है 10 लाख रुपीज़, और आप ये लिख सकते हो नेट प्रॉफिट 10 लाख, मैनेजर सैलरी 2 लाख, पार्टनर सैलरी 1 लाख। क्वेश्चन ये बोलता है कि हमने ये 2 चीज़ें माइनस कर दी हैं, तो उस केस में बताओ ये जो P&L एप्रोप्रिएशन बना रहे हैं यहाँ पे नेट प्रॉफिट में कितना अमाउंट आएगा। ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है, बहुत इजी बन सकता है। मतलब ये जो मेरे पास नेट प्रॉफिट आया ये भी माइनस कर दिया, ये भी माइनस, डेबिटिंग का मतलब ये सब चीज़ें माइनस कर दी, क्योंकि सारे खर्चे डेबिट करते हैं ना, खर्चे हम डेबिट साइड लिखते हैं और खर्चे नेट प्रॉफिट में से माइनस करते हैं। जब भी डेबिटिंग वर्ड आएगा कि ये खर्चा डेबिट कर दिया मतलब ये चीज़ें माइनस कर दी, ये इनकम क्रेडिट कर दी मतलब ये चीज़ हमने ऐड कर दी। अभी मैं एंट्रीज़ के ऊपर नहीं जा रहा, एंट्रीज़ किस तरीके से फॉर्मेशन होती है उसके पीछे भी जाऊँगा, समझाऊँगा एंट्रीज़ क्या होती है, क्योंकि एंट्रीज़ भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
तो इस केस में नेट प्रॉफिट में क्या करूँगा, ये जो मैनेजर की सैलरी है, ये जो मैनेजर की सैलरी है, मैनेजर की सैलरी तो चार्ज होती है, ये तो देना ही पड़ता है, ये तो माइनस होना ही था। यहाँ पर जो नेट प्रॉफिट कौन सा आता है, सारे चार्ज देने के बाद और सारे एप्रोप्रिएशन देने से पहले। मतलब कि ये जो 2 लाख मैंने माइनस किए तो माइनस होने ही थे ना, इसका तो कुछ करूँगा नहीं। लेकिन मैंने ये जो पार्टनर को सैलरी दी, मैंने ये जो पार्टनर को सैलरी दी, ये मैंने गलत किया। पार्टनर को सैलरी देना, ये माइनस यहाँ से नहीं होता, ये तो पार्टनर की सैलरी देने से पहले चाहिए होता है। तो ये 1 लाख क्या करूँगा, यहाँ पे मैं वापस ऐड कर दूंगा, 1 लाख यहाँ पे ऐड हो जाएगा, तो प्रॉफिट मेरा कितना आ गया, 11 लाख रुपीज़। क्वेश्चन और बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग करने के लिए पता क्या देंगे, क्वेश्चन बोलेगा पार्टनर की सैलरी, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, पार्टनर की सैलरी 1 लाख, मैनेजर की सैलरी 2 लाख, प्रॉफिट है 8 लाख। मैनेजर की सैलरी माइनस नहीं की और पार्टनर की सैलरी माइनस कर दी, उल्टा कर दिया। जो देखो पार्टनर की सैलरी, मैनेजर की सैलरी माइनस तो करनी थी ना, तो 8 लाख में से 2 लाख लेस कर देंगे, और पार्टनर की सैलरी माइनस नहीं करनी थी, माइनस कर दी, तो इसको हम वापस ऐड कर देंगे। सिंपल, जैसे रेक्टिफिकेशन करते हैं ना, जो होना चाहिए था वो तो कर दो ना। आपको बस ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे जो नेट प्रॉफिट आता है ना, अगर आपको ये क्लियर है यहाँ पे नेट प्रॉफिट कौन सा आता है, तो उस केस में आपका कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होता। यहाँ पे नेट प्रॉफिट वो आता है, मतलब इस पूरी चीज़ का क्रक्स ये निकल के आता है कि यहाँ पे वो नेट प्रॉफिट आएगा जो मैनेजर, जो मतलब कि सारे चार्ज देने के बाद है, चार्ज के अंदर पार्टनर को दिया हुआ इंटरेस्ट भी आता है, पार्टनर को दिया हुआ रेंट भी आता है, सारे चार्ज देने के बाद और सारे एप्रोप्रिएशन देने से पहले। क्वेश्चन में दिया हुआ है एक और चीज़, इसके अंदर एक और एडिशन डाल रहा हूँ, रेंट टू पार्टनर, रेंट टू पार्टनर माइनस कर दिया, मान लो 50,000 रुपीज़ है, ये माइनस हमने कर दिया। क्या माइनस होना चाहिए था, बिल्कुल होना चाहिए था, क्योंकि पार्टनर को रेंट देना तो एप्रोप्रिएशन है, लेकिन पार्टनर को कमीशन दी, ये 50,000, ये माइनस कर दी। अरे माइनस नहीं होना था, ये तो एप्रोप्रिएशन है, हमें चाहिए एप्रोप्रिएशन माइनस करने से पहले, लेकिन चार्ज देने के बाद। चार्ज की डेफिनेशन में सारी चीजें आएंगी जो पार्टनर को नहीं देते, लेकिन 2 ऐसी चीजें आएंगी जो पार्टनर को देते हैं। कौन सी, रेंट देना, इंटरेस्ट लोन देना। और एप्रोप्रिएशन में सारी वो चीजें आती है जो पार्टनर को देते हैं, लेकिन 2 चीजें ऐसी होती है जो पार्टनर को देते भी है लेकिन वो चार्ज में, एप्रोप्रिएशन में नहीं आती लेकिन वो चार्ज में आती है। रेंट देना, पार्टनर के लोन पे इंटरेस्ट देना, ठीक है। तो होप्स आपको क्लियर हो गया होगा कि मैंने क्या करवाया यहाँ पे। आप जहाँ, अब ये वाले सारे क्वेश्चन जो पीएनएल एप्रोप्रिएशन जो हेडिंग वाले क्वेश्चन है ना, ये सारे क्वेश्चन आप ट्राई कर सकते हो, एक्सेप्ट जिसमें जनरल रिजर्व, एक जनरल रिजर्व करके एक वर्ड आएगा, जनरल रिजर्व वाला जिसमें आ जाए क्वेश्चन, वो क्वेश्चन बस आपको ट्राई नहीं करना। तो इसके अलावा आपको मैं देख लेता हूँ कहाँ तक दिए मैं, क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 तक आप ट्राई कर सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 1 to 19 दिस इज योर होमवर्क। 1 to ये जो है, एक मिनट में देख लेता हूँ नंबर कौन सा है, 9, 10, 11, 12। क्वेश्चन नंबर 1 to 12, 1 to 12 तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, बहुत जल्दी जल्दी 2-2 मिनट में, 3-3 मिनट में क्वेश्चन होने लग जाएंगे। इसमें आपको थोड़े 5 मिनट 6 मिनट लगेगा पर क्वेश्चन करने में, तो ज़्यादा होमवर्क नहीं है। आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये आप घर पे ट्राई करो, जब तक ट्राई नहीं करोगे तब तक मैं बता रहा हूँ कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। जहाँ पे जितना मर्जी आपको बढ़िया आ रहा हो, सर ये तो हमें बहुत बढ़िया आ गया, हमें समझ, हमें तो बहुत अच्छे से समझ आ गया, सारी चीज़ें आ गई, ये चीज़ें तब काम की है जब आप प्रैक्टिस करो। अकाउंट्स इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। मैं जितना मर्जी बढ़िया पढ़ा दो, दुनिया का बेस्ट टीचर भी आपको पढ़ा दे, लेकिन जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे, एक्टिवली खुद से नहीं करोगे, जब तक आप क्वेश्चन को कमांड करना नहीं सीखोगे, तब तक इस सब का कोई भी फायदा नहीं है। सो आई एम एक्सपेक्टिंग ये आप होमवर्क खुद ट्राई करोगे। कोई डाउट आएगा नेक्स्ट सेशन में हम वो चीज़ लेते हैं। ओके, बाय बाय।